हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में डेली करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए हम 6 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक पूरे सेशन को देखिए, रिलैक्स होकर एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। ओके, और पीडीएफ के लिए क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है, वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिए। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा भाखड़ा नांगल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल डैम के पानी को लेकर देखिए, हाल ही में दो राज्यों के मध्य में तनाव हुआ है। एक है पंजाब और एक है हरियाणा। पंजाब से होते हुए नदी आती है, सतलज नदी के जो भाखड़ा नांगल डैम है उसका पानी आता है हरियाणा में, लेकिन पंजाब ने हाल ही में इस पानी को रोका है, जिसको लेकर विवाद हुआ है हरियाणा और पंजाब के मध्य में। तो भाखड़ा नांगल डैम अभी सुर्खियों में था। यह डैम वैसे हमको हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे सर, हिमाचल प्रदेश राज्य का डैम है और पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? तो देखिए, अगर हम डैम की लोकेशन देखें ना, तो वैसे भाखड़ा नांगल ये दो डैम है ना, इन्हें संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल डैम बोला जाता है। और ऑप्शन में भी एग्जाम में हिमाचल प्रदेश ही हमें देखने को मिलता है एग्जाम्स में। लेकिन यहां पर अगर हम लोकेशन देखें तो देखिए, पहला जो डैम है ना सतलज नदी पर, यह है भाखड़ा डैम। भाखड़ा नांगल में से यह है भाखड़ा डैम। अब यहां पर आप बाउंड्री देखिए, यह है हिमाचल प्रदेश राज्य इस तरफ, और इधर है ये पंजाब, जो बीच में आप देख रहे हैं ये बाउंड्री। नदी आगे जाती है डैम के बाद, भाखड़ा डैम के बाद, और जब पंजाब में इंटर होती है ना, तो दोनों राज्यों की बाउंड्री पर पंजाब में नांगल डैम देखने को मिलता है। तो ये भाखड़ा नांगल डैम है संयुक्त रूप से। अब हुआ यह है कि पंजाब ने नांगल डैम पर पुलिस लगा दी कि हरियाणा को पानी नहीं देना है, हरियाणा में पानी न छोड़ा जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है पूरी परियोजना, तो सेंट्रल डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन लेना है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा सतलज रिवर पे जो डैम बना हुआ है इसको कंट्रोल किया जाता है। तो पर्टिकुलर मैनेजमेंट भी इसी के हाथ में है, तो इसको डिसाइड करना चाहिए। लेकिन यहां पर पंजाब ने पुलिस लगाई है, पंजाब ने अब यहां पर देखिए, जो केंद्र और राज्य के मध्य में भी यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। और दोनों राज्यों के मध्य, क्योंकि देखिए पंजाब में आप गवर्नमेंट है, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो दोनों राज्यों के मध्य में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और केंद्र और राज्य के मध्य में भी यहां पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा केस है। अब भाखड़ा नांगल डैम यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तो देखिए, भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश राज्य में है, और नांगल डैम की बात करें तो यह देखने को मिलता है हमको पंजाब राज्य में। अब देखिए, अप्रैल में हरियाणा में पानी की कमी के कारण जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, इसने हरियाणा को 8 दिन तक 8,500 क्यूसेक पानी देने की घोषणा की थी कि भैया इतना पानी दिया जाना चाहिए। पंजाब ने इसका विरोध किया। पंजाब का कहना है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पहले ही दिया जा चुका है। तो पंजाब का यहां पर यह स्टैंड है। पंजाब ने डैम पर अपनी पुलिस को तैनात किया, और हरियाणा को अभी केवल 4,000 क्यूसेक पर डे ही पानी दिया जा रहा है। पंजाब का यहां पर अपना स्टैंड है, हरियाणा का अपना स्टैंड है। केंद्र विवाद को अब खत्म करने के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बना सकता है, और फिर भी अगर यहां पर विवाद हल नहीं होता है तो फिर आता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस है। ऐसी नदियां जो कि इंटर स्टेट बहती है, एक से ज्यादा राज्यों में बहती है, और अब देखिए एक से ज्यादा राज्यों में बहती है तो ऑब्वियस सी बात है कि राज्यों में पानी के बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट होता है ना। ये बहुत सारे डिस्प्यूट हमने ऐसे देखे, पंजाब हरियाणा पहला केस नहीं है। इसके पहले हम दक्षिण में कावेरी जल विवाद देखते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में स्पेशली। तो ऐसे विवाद होते रहते हैं, और इनके लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण के नाम से इसे जाना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसे गठित किया जाता है जब दो राज्यों के मध्य में विवाद होता है। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत यह गठित की जाती है। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता है, बाध्यकारी होता है। इसके अलावा इस ट्रिब्यूनल को 1 साल में गठित किया जाता है विवाद के, और 3 साल में यह अपना फैसला देता है जो भी होता है। 2025 में
अभी 5 सक्रिय ट्रिब्यूनल हमको देखने को मिलते हैं इंडिया में इंटर स्टेट रिवर पर। जैसे रावी व्यास के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य में विवाद है, तो रावी व्यास ट्रिब्यूनल देखने को मिल जाएगा। वंशधारा रिवर को लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विवाद है, तो वंशधारा ट्रिब्यूनल है। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में मांडवी नदी के पानी को लेकर विवाद है, तो ये मांडवी ट्रिब्यूनल हमको देखने को मिल जाएगा। महानदी के पानी को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में विवाद देखने को मिलता है, तो यहां पर महानदी प्राधिकरण देखने को मिल जाएगा। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य में कृष्णा नदी के पानी को लेकर विवाद है, तो ये कृष्णा ट्रिब्यूनल हमको देखने को मिलेगा। तो ये 5 नदी ट्रिब्यूनल अभी भी सक्रिय हैं जो कि काम कर रहे हैं लगातार। और जब इंटरस्टेट नदियों की बात आती है और विवाद होता है तो ऐसे ट्रिब्यूनल बनते हैं। भाखड़ा नांगल डैम के बारे में आपको पता चल गया, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ये शुरू हुआ था बनना। इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था, भाखड़ा नांगल डैम को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। 2 अलग अलग डैम, एक हिमाचल प्रदेश और एक पंजाब, दोनों मैंने आपको बता दिए। 1948 में इसका काम शुरू हुआ था और 1963 में इसका काम पूरा हुआ। 245 करोड़ रुपए उस वक्त लागत आई थी इसको बनाने में, और कैपेसिटी देखें तो 7.5 मिलियन मेगालीटर इसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए गए? तो लॉरेंस वोंग की अगर हम यहां पर बात करें तो ये सिंगापुर के एक बार फिर से पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। देखिए ये 2024 से वैसे सिंगापुर के पीएम के पद पर पहले से हैं। इनकी जो पार्टी है ना, पीपुल्स एक्शन पार्टी, इनकी पहले से सरकार है। 2024 में इसी पार्टी के ली सियन लुंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और इनके इस्तीफे के बाद क्योंकि गवर्नमेंट तो पार्टी की थी, तो इन्होंने अपना दूसरा मेंबर पीएम के रूप में अपॉइंट कर दिया लॉरेंस वोंग को। अब 2024 से ये कंटिन्यू थे। अब 2025 में जब इलेक्शन हुए तो पीपुल्स एक्शन पार्टी को 97 में से 87 सीटें मिली है, और 87 सीटें जीतकर बहुमत, प्रचंड बहुमत आया, और अब ये कंटिन्यू करेंगे अपने पद को। इनको फिर से शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहले से 2024 से होल्ड कर रहे हैं अपना पद, तो अब ये होल्ड करते रहेंगे लॉरेंस वोंग। देखिए जो अपोजिशन पार्टी थी ना, वर्कर्स पार्टी, उनको केवल 10 सीटें मिली। तो फाइनली लॉरेंस वोंग कहां के एक बार फिर से पीएम बने? सिंगापुर के। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, यहां पर डॉलर चलता है। आपको पता है यहां पर कि ऑस्ट्रेलिया में वहां के जो पीएम थे एंथनी अल्बनीज, उन्होंने भी अपना कार्यकाल अब रिपीट किया है क्योंकि वहां पर जो इलेक्शन हुए दूसरी बार पीएम के पद के रूप में अपॉइंट किए गए हैं एंथनी अल्बनीज। तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक बार फिर से पीएम के रूप में अपॉइंट हुए हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव बहुत ही फेमस दक्षिण भारत में केरला स्टेट में मनाया जाता है, त्रिशूर पूरम उत्सव के नाम से। इसका सबसे बड़ी जो हाईलाइट होती है ना इस उत्सव की, वो होती है हाथियों की एक प्रदर्शनी, मतलब हाथियों की परेड करवाई जाती है। इन हाथियों को बहुत ही शानदार सजाया जाता है ना। पूरे जो केरल के स्थानीय लोगों के रीति रिवाज है उनके आधार पर सभी हाथियों को सजाया जाता है और एक बहुत बड़ी परेड आयोजित की जाती है त्रिशूर पूरम उत्सव में। केरल में हिंदू कम्युनिटी से धूमधाम से मनाती है। आज ये मनाया जा रहा है, मतलब 6 मई को केरला में। वहां पर एक मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, वडक्कुनाथन मंदिर है ना, केरला में। यहां पर स्पेशली इस त्योहार को मनाया जाता है। केरल के जो कल्चर है, जो वहां के रिलीजियन एक्टिविटीज है, जो रिलीजियन हेरिटेज है, उसके प्रतीक के रूप में त्रिशूरपुरम उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। हाथियों की झांकी या सवारी के अलावा एक डांस जो कि वहां पर महिलाएं और पुरुष मिलकर करते हैं त्रिशूरपुरम उत्सव में, उसे कहा जाता है पेट्टा थलम डांस। यह भी काफी फेमस है। केरल का एक पारंपरिक नृत्य। केरल के जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, वो एक साथ मिलकर इस नृत्य को करती है और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो ये नृत्य भी याद रखिएगा, त्रिशूरपुरम उत्सव भी याद रखिएगा। इसी से मिलता जुलता एक और उत्सव केरल में है, अरट्टू पूजा पूरम, है ना। त्रिशूर में
जो केरल का त्रिशूर क्षेत्र है वहीं पर इसे भी मनाया जाता है और ये केरल का सबसे बड़ा टेम्पल फेस्टिवल है। इसके अलावा अगर हम केरल के अदर फेस्टिवल की बात करें तो ओणम केरल में मनाया जाता है, विशु केरल में मनाया जाता है, थिरुवत्थिरा केरल में मनाया जाता है, सबरीमाला केरल का बहुत ही फेमस टेम्पल है, अयप्पा भगवान को समर्पित, बहुत सुर्खियों में रहता है, यहां पर सबरीमाला टेम्पल फेस्टिवल मनाया जाता है, भरानी फेस्टिवल और वेता एंड अराट्टू फेस्टिवल, ये सारे केरल के फेस्टिवल है। नाम अलग अलग है, थोड़ा सा नाम में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि दक्षिण भारत के नाम है तो आपको थोड़े से अलग लगेंगे और याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन सबरीमाला टेम्पल को स्पेशली याद रखना, यह बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे क्लियर कर देता हूं। देखिए, आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है 90 डेज की, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको डेली स्टडी प्लान मिल जाएगा फॉलो करने के लिए। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस टेस्ट आप यहां पर लगा सकते हैं और परफॉर्मेंस आपको यहां पर डेली रैंक दी जाती है जिसके आधार पर आप चेक कर सकते हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए 49 रुपीज में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीरियस हैं वही ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा है ना स्ट्रिक्ट एक आपको यहां पर पूरा प्लान दिया जाएगा। 90 डेज का ये प्लान है जिसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दुनिया में जीनोम एडिटेड चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो दुनिया में जीनोम एडिटेड मतलब ऐसी चावल की किस्म जिसका प्रयोगशाला में डीएनए को चेंज किया गया है ना, जो नेचुरल डीएनए चावल का उसको प्रयोगशाला में वर्कशॉप में उसको चेंज किया गया है और एक मॉडिफाई चावल की हमको किस्म मिली। तो इस तरीके से दुनिया में जो जीनोम एडिटेड चावल की किस्म दुनिया में किसी देश ने अगर पहली बार विकसित की है तो वो बना है इंडिया, भारत। इंडिया ने 2 चावल की किस्मों को विकसित किया और इन्हें लॉन्च किया है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। 2 किस्म कौन कौन सी है? तो अगर हम इन 2 किस्मों की बात करते हैं तो एक है DRR धान 100 कमला, सेकेंड है पूसा DST राइस 1। ये 2 किस्में हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ओके, तो इंडिया वर्ल्ड का पहला देश बन गया है जिसने जीनोम एडिटेड धान की नई वेराइटीज को डेवलप किया है। अब देखिए, अगर हम देखें कि इंडिया में किस संस्थान ने इसे विकसित किया तो इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ICAR के इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये दोनों ही विकसित की गई है। नॉर्मल चावल से कैसे अलग है? तो देखिए, नॉर्मल चावल से 15-20 दिन पहले DRR धान 100 कमला की फसल तैयार हो जाएगी और 25% से ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। जो आम चावल है उससे 25% ज्यादा प्रोडक्शन यहां पर देखने को मिल जाएगा। और वहीं हम पूसा DST राइस 1 की बात करें तो इसकी जो किस्म है वो चाहे लवणी क्षेत्र भूमि हो या फिर क्षारीय भूमि हो, दोनों को ही सहन करने की क्षमता रखती। और यहां पर भी नॉर्मल चावल से ज्यादा पैदावार हमें इस चावल की देखने को मिलती। तो आपको समझ में आ गया जीनोम एडिटिंग या ये फसलें क्या होती है ना। जीनोम एडिटेड फसलों की बात करें तो फसलें क्या होती है? तो वो फसलें जहां पर जिनके डीएनए में चेंज किए जाते हैं, छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं, बाहरी जो जीन्स है ना, बाहरी जीन्स डाले जाते हैं और नॉर्मली क्या होता है बिना उनमें बाहरी जीन्स डाले छोटे छोटे उनके डीएनए में ही चेंजेस किया जाता है और एक नई फसल तैयार की जाती है। तो इंडिया ने 2 चावल की फसलों को हाल ही में तैयार किया, विकसित किया है। नेशनल ई गवर्नेंस समिट जून 2025 में किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो आपको पता है नेशनल ई गवर्नेंस समिट में होगा क्या? ई गवर्नेंस क्या होता है? जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनको डिजिटलाइज करना है ना। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना मतलब जो अभी तक ऑफलाइन वर्क होते हैं उनको ऑनलाइन में ट्रांसफर करना
है ना, एप्लीकेशन के माध्यम से या अदर माध्यम से, ऑल ओवर इन शॉर्ट देखे तो डिजिटलाइज किया जाना हमारे गवर्नमेंट संस्थानों का। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है ई गवर्नेंस, है ना। जो हम ई बैंकिंग यूज करते हैं तो घर बैठे करते हैं ना, तो इस तरीके से नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में हमारी जो गवर्नेंस है उसको डिजिटलाइज कैसे किया जाए, ई गवर्नेंस को और ज्यादा जो ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए इंडिया में, और ज्यादा अच्छे से वर्क करने वाला कैसे बनाया जाए, इसलिए इन सभी मुद्दों पर यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। तो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जून 2025 में आयोजित की जाने वाली है इंडिया में। अगर हम पर्टिकुलर लोकेशन देखते हैं तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, हमारे पास ऑप्शन में केवल आंध्र प्रदेश है, लेकिन अगर आपसे लोकेशन भी पूछा जाता तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम आप याद रखिएगा, ठीक है। आयोजन कौन करवा रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस और एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहां पर आपसे मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मिलकर इसका आयोजन करवाएंगे। उद्देश्य वही जो अभी मैंने आपको बताया, देश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा करना, कैसे सेफली यूज किया जा सकता है, कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में बेस्ट डिजिटल इनोवेशन करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ई गवर्नेंस का मतलब आपको पता चल गया, तो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत इंडिया में आपको पता है 1997 में की गई थी, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे ई आधार चलता है, ई एफआईआर, है ना, ये सब ई गवर्नेंस के ही एग्जाम्पल। 1997 में इस पर कॉन्फ्रेंस या समिट शुरू की गई थी। अभी 28वीं कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसके पहले जो 27वीं कॉन्फ्रेंस थी वो लास्ट ईयर 2024 में आयोजित की गई थी महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है। तो आयोजन कौन करवाता है, मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री आपको याद रखना है। शुरुआत कब की गई थी, 1997 में। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल मनाया जाता है 7 मई। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम की संस्था है उसके द्वारा इसे शुरू किया गया था 1996 में, लेकिन उस वक्त तक वर्ल्ड एथलेटिक्स को भी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर उसका नाम चेंज किया गया और वो हो गई वर्ल्ड एथलेटिक्स, जो कि वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में एथलेटिक्स खेलों को बढ़ावा देने वाली, गवर्न करने वाली, एथलेटिक्स खेल जो आयोजित किए जाते हैं उनको गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी। तो इसने 1996 में से शुरू किया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को कब मनाया जाता है, 7 मई को मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूथ हैं, उन्हें जो एथलेटिक्स खेल हैं उनके प्रति इंस्पायर करना, एथलेटिक्स में योगदान को बढ़ाना, इस डे को ऑब्जर्व किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, थीम पूछी जा सकती है, तो 2025 की अगर हम थीम देखते हैं तो रिले अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की थीम है 2025 में। भारत में इसके लिए जो प्रावधान किए जाते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का जो आयोजन किया जाता है वो हमारी जो इंडिया की एथलेटिक्स संस्था है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया में आयोजित करती है। अलग अलग जगह पर इसके वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यह संस्था क्या है। 2019 में नाम बदलकर किया गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स, इसके पहले दूसरा नाम था। इसकी स्थापना की गई थी, अगर हम शुरू से देखें तो 1912 में, हेडक्वार्टर मोनाको में देखने को मिलता है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो ये सेबेस्टियन कोए है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और 6 मई को आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड अस्थमा डे, है ना। मई के फर्स्ट मंगलवार को बताया था मैंने, तो आज है वर्ल्ड अस्थमा डे। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल, वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए समझौता किया है, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है अंगोला।
इसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनने के लिए हाल ही में जो एग्रीमेंट है उस पर साइन किया है। अंगोला जो कि एक अफ्रीकी देश है। तो अंगोला देश के प्रेसिडेंट जो लोरेंसो वर्तमान में भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा के दौरान इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो एग्रीमेंट है उस पर साइन किया है। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनने वाला 123वां देश बना है जिसने इसके एग्रीमेंट पर साइन किया है। 123वां देश। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आपको काफी बार बता भी चुका हूं, है ना, जो भूमध्य रेखा के आसपास के देश है उनके मध्य में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था 2015 में। 2015 में जब COP21 की बैठक का आयोजन किया जा रहा था, तब इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पीएम फ्रांसवा ओलांद ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। उद्देश्य वही, सोलर एनर्जी को दुनिया भर में पहुंचाना, स्पेशली जो पिछड़े हुए देश है, गरीब देश है, वहां पर सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। और अधिकतर ऐसे देश हमको अफ्रीका महाद्वीप में यही देखने को मिलेंगे और यहां पर सोलर एनर्जी से समृद्ध देश है ये सारे, है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट सोलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत में 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में किया गया था। तब 61 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। वैसे आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2018 में यूनाइटेड नेशन द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके कुछ गोल्स हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। 2030 तक सोलर एनर्जी में $1 ट्रिलियन के निवेश को आकर्षित करना, 1000 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी स्थापित करना, 1000 मिलियन मतलब 100 करोड़ लोगों को साफ बिजली प्रोवाइड करना, ऑलमोस्ट हर साल 1000 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को कम करना। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य देश बना है कौन? अफ्रीकी देश अंगोला। यह हमारा क्वेश्चन था। हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व कहां स्थित है। तो अगर हम पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह हमको देखने को मिलता है भारत के झारखंड राज्य में। पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर? भारत के झारखंड में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, पलामू टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में काफी सारे गांव थे, जिनमें एक है जयगीर गांव। पूरे की पूरे गांव को शिफ्ट किया गया है टाइगर रिजर्व की टेरिटरी से बाहर। पहले ये टाइगर रिजर्व की टेरिटरी में आते थे तो क्या होता था कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट काफी देखने को मिलते थे यहां पर। स्पेशली देखिए, जो स्थानीय समुदाय है यहां पर वो जनजाति से बिलोंग करते, और क्योंकि जंगल का जीवन ज्यादा है उनके लिए, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी यहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। टाइगर रिजर्व एरिया आप समझ सकते हैं। तो इसके कोर एरिया से, जो कोर एरिया है वहां पर मानव हस्तक्षेप को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, इसलिए पलामू टाइगर रिजर्व से जो भी गांव हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है अलग जगह पर। उसमें से जयगीर गांव भी एक है भारत के झारखंड राज्य में। अच्छा, टाइगर रिजर्व का कोर एरिया क्या होता है जानते हैं? कोर एरिया ऐसा प्लेस जहां पर देखिए क्रिटिकली, मतलब हमको देखने सबसे ज्यादा टाइगर का मूवमेंट देखने को मिलता है कोर एरिया में। तो सबसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, सेंसिटिव एरिया होते हैं ऐसे, जहां पर भाई एहतियात बरतना बहुत जरूरी होता है। लोगों को वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाता और कोशिश की जाती है कि भाई जो कोर एरिया होता है टाइगर रिजर्व में, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी कम से कम हो, ना के बराबर। तो पूरा प्रतिबंधित ही होता है नॉर्मली, कुछ रिसर्चर्स वगैरह को जाने की परमिशन दी जाती। तो इस तरीके से पलामू टाइगर रिजर्व में जयगीर जैसे गांव को अभी शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके कारण ये टाइगर रिजर्व सुर्खियों में है। कहां पर? झारखंड में। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है पलामू। इसके अंतर्गत ही एक नेशनल पार्क आता है, बेतला नेशनल पार्क। और एरिया देखिए पलामू टाइगर रिजर्व का, तो 1129 किलोमीटर स्क्वायर में इसका एरिया फैला हुआ है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, उसमें कोर एरिया को डिसाइड किया जाता है।
पलामू टाइगर रिजर्व को 1960 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था और 1973-74 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। यहां पर एक एक्ट आया है, इसे याद रखिएगा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1972 में लाया गया था वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का हाल ही में निधन हो गया, यह योग से संबंधित है। पूरे देश में योग को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षक के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बाबा शिवानंद ने। देखिए, वैसे तो इनके शिष्य कहते हैं कि 128 साल के थे, लेकिन इनके एज के बारे में कोई भी प्रमाण अवेलेबल नहीं है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया, ये कुछ ज्यादा है एज वैसे, पर क्योंकि प्रमाण नहीं है तो इसके बारे में बोला नहीं जा सकता कि कोई इतने साल जी सकता है। तो बाबा शिवानंद का हाल ही में अब निधन हो गया है। वाराणसी के रहने वाले थे, पूरा जीवन इन्होंने योग को ही दिया, ध्यान को ही दिया, और योग के शिक्षक के रूप में भी काफी ख्याति इन्होंने हासिल की। जो योगा को बढ़ावा देने के लिए, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। अब निधन हुआ है योगा के शिक्षक बाबा शिवानंद का। ECI नेट ऐप, जो कि एक एकीकृत प्लेटफॉर्म होगा, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ECI या इसी नेट के नाम से आप इसे पुकार सकते हैं, जैसे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, शुरुआत का ECI। तो ऑब्वियसली बात है, इसी नेट है इसका नाम, अगर तो लॉन्च कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसका अनाउंसमेंट किया है कि हम इसी नेट नाम का एक प्लेटफॉर्म लाएंगे, एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म बोल लो, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बोल लो। होगा ये कि अभी तक क्या होता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत अलग अलग एप्लीकेशन थे, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, जहां पर अलग अलग काम के लिए उसे बनाया गया था। जैसे वोटिंग रजिस्ट्रेशन की जानकारी चाहिए तो अलग एप्लीकेशन पे जाओ, अगर इलेक्शन से संबंधित कोई शिकायत करना है तो अलग एप्लीकेशन पर जाओ, इलेक्शन रिजल्ट देखना है तो अलग एप्लीकेशन पर जाओ, पोलिंग बूथ की इंफॉर्मेशन देखना है तो अलग जगह पर जाओ। तो ऐसे बहुत सारे कामों के लिए, कोई आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट कहाँ करें? तो अलग एप्लीकेशन। तो इस तरीके से भाई बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म थे। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि भैया हम 40 से ज्यादा सर्विसेज को अब एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे, एक प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे और इसका नाम रखेंगे EC नेट या ECI नेट। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर होंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वोटिंग रजिस्ट्रेशन आपको यहां पर पता चलेंगे, पोलिंग स्टेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, इलेक्शन रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा, जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अभी तक जैसे देखिए, सी विजिल एक एप्लीकेशन लोकसभा के इलेक्शन में लेकर आई थी नेशनल इलेक्शन कमीशन। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत के लिए था। हेल्पलाइन है वोटर प्रॉब्लम से संबंधित, है ना। इसके अलावा सुविधा 2.0 रैली, प्रमोशन और अदर परमिशन के लिए होता था। तो अब ये सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। कहां पर? ECI नेट पर, EC नेट। अब यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कैजुअली बात कर ले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करता है, भाग 15 में। भारत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव नेशनल इलेक्शन कमीशन करवाता है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इसमें और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल, 65 साल, जो भी पहले हो ये होता है, और इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, और अगर इनको अपने पद से इस्तीफा देना है तो भी प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। अब आप यहां पर कमेंट कीजिएगा, वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कमेंट में आंसर कीजिएगा। अभी चेंज हुए हैं रिसेंटली, कुछ समय पहले ही, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो यहां पर हमारे 6 मई के सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं।
अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ऑपरेशन हॉक 2025 में किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया है सुभाषिष बोस को। हाल ही में चर्चा में रही वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगी भारत के केरला स्टेट में। जिनेवा में आयोजित बेसल, रॉटरडम और स्टॉकहोम कोप कन्वेंशन की बैठक में भारत ने किस कीटनाशक को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद ए में शामिल किए जाने का विरोध किया है? तो ये जो कीटनाशक है उसका नाम है क्लोरपाइरीफोस, आंसर सी। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हर साल मनाया जाता है 4 मई को। हाल ही में भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जहां पर फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग एक्सप्रेसवे पर संभव हुई? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य। देवी ई बस सर्विस किसने शुरू की? दिल्ली गवर्नमेंट ने। हाल ही में पॉल एंड शॉर्क ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? केएल राहुल को। गुंडाराम अभिलेख किस राज्य में पाए गए हैं? तो ये देखने को मिले हैं तेलंगाना राज्य में। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 3 मई 2025 को अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? तो ये 55वां स्थापना दिवस था। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। पहला क्वेश्चन था कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो 5 अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। 5 आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17 और 18 समानता के अधिकार में। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है, ये जो नाम है किस द्वीप का रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है, इसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे हो गए आंसर। अब हम चलेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। टाइफाइड रोग का कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? और नमक सत्याग्रह के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी इतिहास में? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा बिना गूगल किए। ओके, याद हो तो। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।